हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक, रेजोनेंस। क्या डिस्कस कर रहे हैं? रेजोनेंस। क्या होता है रेजोनेंस? व्हेन अ मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंट बाय टू और मोर loose structure which is differ in the position of electron, not in relative position of atom, then various loose structure are known as resonating structure and phenomena is known as resonance. क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब किसी मॉलिक्यूल को दो या दो से ज्यादा लूज स्ट्रक्चर में हम लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ध्यान रखना है कि उन जो लूज स्ट्रक्चर है उनमें जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफर होगी, जो एटम है उनकी रिलेटिव पोजीशन डिफर नहीं होगी। तो उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। जैसे समझिए, यदि हम बात करें, वेल नोन, आपको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर सभी को मालूम है। ये है आपका बेंजीन, C6H6 होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन। हम नंबरिंग कर देते हैं आपको समझने के लिए, 1 2 3 4 5 6, ताकि आपको लगे कि कार्बन एटम जो है अपना रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो इसको यदि हम रिप्रेजेंट करें तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, कार्बन आपका पहला नंबर दिया तो फर्स्ट ही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। चेंज क्या हुआ? पहले जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन था वो 1 और 6 के बीच में था, ये वाला। अब ये किसमें हो गया? 1 और 2 के बीच में। जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन 2 और 3 कार्बन के बीच में था, अब वो हो गया 3 और 4 कार्बन के बीच में। जो पाई इलेक्ट्रॉन आपका 4 और 5 कार्बन के बीच में था, वो 5 और 6 के बीच में हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ने अपनी पोजीशन चेंज की है, लेकिन जो एटम्स हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है? फिक्स है। यदि ऐसा होता है तो उन लूज स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और यह फिनोमेना कहलाता है रेजोनेंस। क्या कहलाता है? रेजोनेंस। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, यानी एक्चुअल स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जैसे बेंजीन की बात करें तो ये दोनों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा? वो होगा, यानी पाई बॉन्ड आपका 6 कार्बन पर क्या हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है। तो इसका ये क्या है? ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। और ये दोनों क्या है? यानी फर्स्ट और सेकंड हम बात करें, ये क्या है? ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बात क्लियर है? यानी हम बात रेजोनेंस की तब करेंगे जब कोई मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा लूज स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यदि नहीं लिखा जाता तो यानी इसमें रेजोनेंस नहीं है। यदि लिखा जा सकता है तो उन लूज स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? रेजोनेंस। बात क्लियर है? आप आ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर कॉपी कर लेगा, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं इसमें और क्या क्या बातें आपको जाननी जरूरी है। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है वो है आपका रेजोनेटिंग एनर्जी, या इसको रेजोनेंस एनर्जी भी कहते हैं। ये क्या होती है? ये होती है बेटा, इट इज एनर्जी डिफरेंस between energy of resonance hybrid and energy of more contributing resonance structure।
क्या होता है, यह एनर्जी डिफरेंस है किसके बीच में, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी और जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उन दोनों के एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वही आपका क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका जो भी मॉलिक्यूल्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे उसमें रेजोनेंस एनर्जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी यानी ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी हम बात करें stability of molecule is directly proportional to resonance energy। ये ध्यान रखिए, जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। साथ ही इसकी स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है किस पर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोई मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा यानी वह उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। बात क्लियर है? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसमें और चीजें डिस्कस करते हैं। बट यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा ज्यादा उसको शेयर और लाइक करिए। अब हम बात करते हैं कुछ और, आपको हम बना के दिखाते हैं मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आपको और समझ बात आएगी। अब हम बात कर रहे हैं ओजोन की। किसकी बात कर रहे हैं? ओजोन की। O3 मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, तो समझिए। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इसके पास 2-3 इलेक्ट्रॉन पे होता है। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव से दिखा रहा है, एक्चुअली होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसने अपना एक लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया। तो यदि हम ये दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा आपका होगा पॉजिटिव, इसके पास 2 लोन पेयर होगा, इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर, इसके पास 2। ओके, तो ये क्या है बेटा, ये है ओजोन के, क्या है बेटा ये ओजोन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बेटा ये ओजोन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है ये, इसका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड। बात क्लियर है? समझ में आपको आ गया? भाई सीधी बात है, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो ये चार्ज नेगेटिव वाला कहां शिफ्ट हो गया, यहां शिफ्ट हो गया। ओके, कुछ और हम स्ट्रक्चर बताते हैं तो आपको और बात समझ में आएगी कि कैसे बनाते हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। थोड़ा समझिए कैसे ड्रॉ करेंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक आपको मॉलिक्यूल मिल गया, थोड़ा ध्यान समझिए, हम बात करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कार्बोनेट आयन की, यानी CO3 की। थोड़ा ये ऐसा होता है और ध्यान समझिएगा। ओके, ये होता है आपका कार्बोनेट आयन का वो स्ट्रक्चर। यदि आपको बात है, हमने हाइब्रिडेशन आपको पढ़ा दिया है, आप इसका हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। यदि हाइब्रिडेशन की बात करें थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे हमने निकालेंगे। कल बात हुई थी, आपको पहले क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है उस पूरे आयंस का। तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, एक ऑक्सीजन में 3, एक ऑक्सीजन में 6, तो 3 में 6 3 18, और जितना निगेटिव चार्ज है वो समअप कर देंगे, कितना हो जाएगा 24। फिर आपको बताया था यदि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होंगे यानी मोर देन 8 होगा तो आप 8 से डिवाइड कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आपका कितना आ जाएगा 24/8 मतलब 3। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा 3, तो आप ऐसे क्या हो गया sp2। क्या हो गया sp2, ट्राइगोनल प्लेगर। थोड़ा आपने आपको हाइब्रिडेशन रिवाइज करा दिया। यहाँ पर CO3 का क्या होगा sp2 हाइब्रिडेशन होगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो थोड़ा ध्यान समझिए बेटा। यदि ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ मूव कराते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन है, कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ मूव करेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर O-, यहाँ पर O-, इस जगह पर डबल बॉन्ड। ठीक है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके बेटा, अब यदि हम बात करें, यहाँ नहीं होगा, अब बात करें ये वाला नेगेटिव चार्ज यदि इस जगह पर जाएगा तो क्या करेगा, एक बॉन्ड पहले से है
अपना नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन है, जब यहाँ पर जाएगा तो क्या करेगा, एक बॉन्ड और फॉर्म करेगा, सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा ये O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये तीनों क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO3 यानी कार्बोनेट आयन के ये क्या है बेटा, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मुझे लगता है आप चीज आपको क्लियर आ गई होगी ये कैसे फॉर्म करेंगे किसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है और क्यों जरूरत है, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी आपका मॉलिक्यूल उतना अधिक स्टेबल होगा। जितने ज्यादा नंबर में रेजोनेंस स्ट्रक्चर कोई फॉर्म करेगा उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। इतना बात क्लियर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कुछ और बात डिस्कस करते हैं रेजोनेंस के लिए। अब हम कुछ नोट लिखवाते हैं आपको, जिससे आपको रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। हम बात कर रहे हैं बेटा कुछ नोट की, तो ये क्या है बेटा आपका नोट। पहला नोट देखिए क्या है बेटा, यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पूछा जाए कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, उसके लिए हम आपको नोट लिखवा रहे हैं। तो समझिए पहला नोट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर which have maximum number of covalent bond, which have maximum number of covalent bond is more stable। हमने देखिए जो पहला आपका बताया गया उसमें क्या है कि यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं तो उसमें वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। आपको हम एक एग्जांपल लेके सिखाते हैं। यदि हम बात करें 1,3-ब्यूटाडाइईन की, किसकी बात करें बेटा 1,3-ब्यूटाडाइईन। देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हुआ। 1 पोजीशन और 3rd पोजीशन में डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया डाइईन। इसका नाम क्या है 1,3-ब्यूटाडाइईन। ओके बात क्लियर है। अब यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, इस बॉन्ड को यदि हम यहाँ शिफ्ट करें तो क्या होगा बेटा आपका ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी दूसरा इसका स्ट्रक्चर यदि हम फॉर्म करेंगे तो CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस ये फॉर्म होगा। ये दोनों आपस में क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ब्यूटाडाइन के। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें, इसको हम A माने और इसको हम B माने, इसको हमने A नाम दिया इसको B नाम दिया, दोनों ब्यूटाडाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। यदि आपसे पूछा जाए इन दोनों में स्टेबल ज्यादा कौन होगा, इन दोनों में स्टेबल ज्यादा कौन होगा, तो इस कॉन्सेप्ट से बात क्लियर है कि जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम इसमें यदि कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करें तो देखिए 2 बॉन्ड हाइड्रोजन साथ, 2 यहाँ पर 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9 और 2 11। इसमें इस वाले में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना है बेटा 11। कितना है 11 न्यूट्रल। इस वाले में बात की जाए कितने बेटा देखिए 2 बॉन्ड यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े तो सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड ये 3, इस वाले से 4, 5, 6, 7, 8 और ये 2 हाइड्रोजन के 10, यानी इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर बी में कितने हैं 10। कितने हैं 10। तो बात क्लियर है। इस वाले में जो आपका स्ट्रक्चर ए है ब्यूटाडाइन का उसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 11 है, और जो आपका स्ट्रक्चर बी है उसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 10 है। इसके मतलब स्टेबिलिटी की बात करेंगे, यदि हम स्टेबिलिटी की बात की जाएगी वो क्या होगा स्टेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। बात क्लियर है, क्योंकि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको जो भी आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिल रखे हैं जिनमें एक से ज्यादा रेजोनेंस फॉर्म हो रहे हैं, आपसे पूछा जाए उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे पहले आप देखिए कि किसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हम दूसरे नोट की बात करते हैं, चीज आपको और समझ में आएगी।
दूसरा हमारा नोट बेटा क्या है, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज सेम। ये ध्यान रखिए बेटा, ये कभी भी नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के नंबर, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के नंबर में कोई चेंज नहीं आता। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे उन सब में लोन पेयर की संख्या क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट अगली बात करें हम, नेक्स्ट क्या आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है वो क्या है, ओनली पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज relative position of atoms does not change। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसे नोट में लिखा है कि जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो आप एटम्स की रिलेटिव पोजीशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, कोई उसमें चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ चेंज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में, वही आपका मूव करेगा, एटम्स अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम containing resonating structure is more stable than those which have reverse charge। ये क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान समझिए। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि यदि आपको चार्ज स्पीशीज वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले हैं, फॉर्म हो रहे हैं, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे होगा, वो वाला ज्यादा स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू उसके जिसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो नेगेटिव पे होगा। बात क्लियर है? ये सब कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। रेजोनेंस यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, बहुत छोटे कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट पढ़ाया जा रहा है। मेन इसका इस्तेमाल हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहां पर ही आपको फिर से दोबारा बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस का यूज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, इसको याद रखिए। इन सब का इस्तेमाल हम ऑर्गेनिक जब चैप्टर पढ़ाएंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, यहाँ तक होगा बेटा। तो अब आइए इसमें हम जो अगला जो नोट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है कि आपको कॉम्प्लेक्स आयन दिया है, उसका बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया। अब आप उसका बॉन्ड ऑर्डर जो प्रिडिक्ट करते हैं, जो ऑप्शन आपने चूज किया वो ऑप्शन गलत हो गया, आपको लगा कि मैंने सही सोचा था। तो जब भी आप इसका ध्यान रखेंगे कि यदि कॉम्प्लेक्स आयन आपको दिया है या मॉलिक्यूल दिया है, यदि आप उसको जानते हैं कि यह रेजोनेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको उसके बॉन्ड नहीं काउंट करने होंगे। उसके लिए एक अलग रूल है जो हम बताने जा रहे हैं नेक्स्ट नोट में, और आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर इस पर क्वेश्चन आते हैं और बच्चे क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि वो मॉलिक्यूल्स जो रेजोनेंस शो करते हैं, यदि उनका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो जो आपको रूल बताने जा रहे हैं उसी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है, तो हम वो रूल आपको बताते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि यदि बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना हो तो कैसे करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है तो कैसे करेंगे, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। बट आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और यदि आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो केमिस्ट्री अड्डा मेरे चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करिए उसे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बेटा बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, एक्चुअली होता है इट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम। यह दो एटम के बीच में बॉन्ड की संख्या है।
क्या बेटा, बॉन्ड की संख्या है। बहुत ध्यान रखिए, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी होता है, यहाँ पर वही बात होगी। तो यदि हम बात करें इसके लिए तो इसको हम BO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात की जाएगी, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये होता है, ध्यान रखिए बेटा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, total number of bonds between two atoms in all resonating structure divide by number of resonating structure। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आपको इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस अक्सर आते हैं और आपको उसका आंसर देना होता है। यदि आपको इस फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं फिर से हम, यदि आपको क्वेश्चन मिला है वो रेजोनेंस शो करता है तो आप क्या करेंगे, पहले उसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, फिर क्या करना, आपको उसका बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो ये फॉर्मूला क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप क्या करेंगे, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे उन सब में किन्हीं दो एटम को फिक्स करेंगे, उनके बीच में सारे बॉन्ड्स काउंट कर लेंगे। अभी हम एग्जांपल देंगे, अभी हमसे फॉर्मूला बता रहा है, उसके बाद वो सम कर लेंगे, डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेंगे तो आपको बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त हो जाएगा, फिर आपका आंसर गलत नहीं होगा। क्लियर है? इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ओके बेटा, चलिए ले लिया बेटा, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं वेल नोन एग्जांपल से। वहाँ पर क्या है, बेंजीन, बहुत ही कॉमन है, आपको इजीली पता है। बात पढ़ते हैं बेंजीन का, आपको पता है कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। एक ये है, दूसरा वाला ये अभी हमने पीछे बनाया था, दो है। अब हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर बताना है। क्या बताना था, बॉन्ड ऑर्डर। तो करना क्या है कि आपको कोई दो आइटम सिलेक्ट करने हैं, कोई भी दो आइटम जो आप सिलेक्ट करें वो आपकी अपनी इच्छा है। हमने मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया है, आप इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको किसी को कर लीजिए। हमने इसको सिलेक्ट किया, नंबरिंग कर देते हैं तो आपको समझने के लिए 1 2 3 4 5 और 6। ओके, यहाँ भी वही होगा 1 2 3 4 5 और 6। बहुत ध्यान देखिए बेटा, हमें बॉन्ड ऑर्डर बेंजीन का बताना है। हमने क्या किया, उसके जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है हमने बनाई थी, दो ही पॉसिबल है, बात क्लियर है। अब हमें बॉन्ड ऑर्डर बताना है तो हमने कोई दो एटम चूज करना है। हमने मान लिया एटम 5 और 6 चूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड हुआ। 5 और 6 के बीच में यहाँ पर दो बॉन्ड है, तो कितने हो गए, एक ये प्लस 2, कितने हो गए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए, 3। फिर समझिए, हमने ये बॉन्ड छोड़कर हमने 1 2 ले लिया, बदल दिया समझने के लिए। हमने लिया ये एटम 1 और 2 एटम के लिए, इस वाले स्ट्रक्चर में एटम कार्बन नंबर एटम 1 और कार्बन नंबर एटम 2 के बीच में एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। इस वाले में दो बॉन्ड है तो 1 और प्लस 2 करेंगे तो 3 तो आएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सम कितना हो गया, 3 हो गया। फिर क्या, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है बेंजीन, 2, तो कितना हो गया 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन कितना हो गया बेटा, 1.5। कितना हो गया, 1.5। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन कितना हो गया बेटा, 1.5। अदरवाइज आप यदि ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप वहां पे ऑप्शन 1 भी दिया रहेगा, 2 भी दिया रहेगा, 1.5 भी दिया रहेगा, 3 भी दिया रहेगा। यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, चुक्का लगाएंगे, और चुक्का कभी सेट होता नहीं है, आपको पता ही है। हमेशा कॉन्सेप्ट से ही चीज़ें क्लियर होती हैं। आप यदि सोचेंगे कि मैं
ऐसे ही लगा दूं तो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक आध क्वेश्चन और करते हैं तो आपको चीजें और क्लियर होगी। अब हम पीछे हमने किया था कार्बोनेट एंड उसी की बात कर रहे हैं, थोड़ा हम उसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाते हैं। हमने 3 रेजोनेंस फॉर्म किए थे वहां पर, कार्बोनेट कितने फॉर्म किए थे हमने, 3 फॉर्म किए थे। ओके क्लियर है, 3 रेजोनेंस कार्बोनेट फॉर्म करता है। अब आपसे पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO3 2- कितना होगा, तो सिंपल तरीका अभी आपको हमने बताया, कोई भी 2 आइटम चूज कर लीजिए, हमने यहाँ चूज कर लिया इसको, उसके बीच में बॉन्ड्स की कुल संख्या काउंट कर लीजिए। भाई इस वाले में 1, यहाँ पर 2 3, इस वाले मिला के 4, टोटल 4 बॉन्ड हुए ना बेटा। इन दोनों के बीच में 1 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, टोटल मिला के कितना हो गया, 4 बॉन्ड हो गए। डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितने हो गए 1 2 3 कर दिया तो 1.33 हो गया। यानी कार्बोनेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.33। क्या होगा बेटा 1.33। तो बहुत इजी है, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। वैसे तो आपको चीज समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम अगला पैरामीटर बॉन्ड पैरामीटर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने हाइब्रिडेशन पढ़ लिया, हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे वो भी डिस्कस कर चुके, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ चुके, आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके, पोलराइजेशन पढ़ चुके, इंट्रोडक्शन ऑफ बॉन्डिंग पढ़ चुके। इतने लेक्चर्स यानी कुल 5 लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर पहले से ही प्लेलिस्ट, जो कोवेलेंट बॉन्ड की प्लेलिस्ट है उस पर अपलोडेड है। ये हमारा 6 लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा बॉन्ड एंगल पर, उसके बाद डायपोल मोमेंट। तो आपको करना क्या होगा, सारे लेक्चर्स को आप 1 बाय 1 अच्छे से सुनिए, देखिए और अपना बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करिए। ओके ठीक है, अगला हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हम डिस्कस कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ। क्या कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बॉन्ड, क्या बेटा बॉन्ड लेंथ। क्या होता है बॉन्ड लेंथ बेटा, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन nuclei of 2 bonded atom. It is average distance between nuclei of 2 bonded atom. जो 2 बॉन्डेड एटम है उनके बीच, उनके न्यूक्लियस के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। इसको एक्सप्रेस किसमें करते हैं बेटा, इट इज एक्सप्रेस्ड इन या तो एंगस्ट्रॉम में या फिर पीएम मतलब पिकोमीटर में, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर या 1 पिकोमीटर, या हम 1 पीएम की बात करें ये होता है 10⁻12 मीटर। ओके, डिटरमाइन कैसे करते हैं तो बेटा ध्यान रखिए, बॉन्ड लेंथ डिटरमाइन experimentally by X-ray diffraction टेक्निक। बेटा बॉन्ड लेंथ का जो डिटर्मिनेशन होता है वो एक्स-रे डिफरेंट टेक्निक से करते हैं। तो जो आपका बॉन्ड लेंथ होता है, क्या बात क्लियर है कि जो बॉन्डेड एटम है उनके न्यूक्लियस की जो बीच की एवरेज डिस्टेंस है उसी को कहते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ। तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इस पर, तो देखिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्वेश्चन उसके जो ट्रेंड है, यानी कब बढ़ेगा, कौन से फैक्टर उसको बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट करेंगे, बॉन्ड लेंथ कब ज्यादा हो कब कम होगा, इसकी ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसी में आगे कंटिन्यू करते हुए फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। क्या बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग
बॉन्ड लेंथ, यानी वो कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला फैक्टर है, यानी पहला फैक्टर है वो है साइज ऑफ एटम। क्या बेटा, साइज ऑफ एटम्स। एटम्स के साइज बॉन्ड लेंथ को सबसे अधिक इफेक्ट करते हैं। तो देखिए ये क्या बेटा, ग्रेटर द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम हायर द बॉन्ड लेंथ। बहुत ही इजी है इसको समझना, क्योंकि क्या कह रहा है कि जैसे बॉन्डेड एटम का साइज बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। इसमें कोई समस्या की बात नहीं भाई, सीधी सी बात है। एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि उनके न्यूक्लियस के बीच में दूरी भी बढ़ेगी। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो हम बात करें HF, HCl, HBr और HI। यदि हम इसमें बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा किसकी कम होगी। बता देखिए हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, और आपको पता है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किस ग्रुप के मेंबर हैं, 17वें ग्रुप के मेंबर हैं। और ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। यानी सीधी बात है कि यदि हम HF से HCl पर जाएंगे तो फ्लोरीन से ज्यादा बड़ा होगा क्लोरीन, उससे ज्यादा बड़ा होगा ब्रोमीन, और सबसे बड़ा होगा आयोडीन। यानी बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें होगी, यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ किसमें सबसे ज्यादा होगी, HI में, उसके बाद HBr में, उसके बाद HCl में, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसमें होगी, HF में, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। बात क्लियर है, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के जो दो बॉन्डेड एटम है उनके न्यूक्लियस के बीच में एवरेज डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। उसी तरह समझिए यदि हम बात करें CH4 GH4 ये बात करें, ये 14 ग्रुप के हाइड्राइड है, CH4, SiH4, GH4 और SN4, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मनियम, टिन, लेड, ये होता है 14 ग्रुप के होते हैं। बेटा यहाँ पे देखिए ग्रुप में नीचे आने पे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा 14 ग्रुप का। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो इसका मतलब सबसे बड़ा जो डिस्टेंस होगा, यानी इसमें हम बात करें SNH का लेंथ सबसे ज्यादा होगा, GH का लेंथ उससे कम बॉन्ड लेंथ, और सबसे छोटा आपका क्या होगा, वो होगा C, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ। क्यों बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन तो सब में सेम है, लेकिन कार्बन से ज्यादा बड़ा होगा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा बड़ा होगा जर्मेनियम, और उससे बड़ा होगा साइज में टिन। तो एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ आपका बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मुझे आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। तो दूसरा फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करेगा वो है आपका मल्टीप्लिसिटी। क्या है, मल्टीप्लिसिटी, यानी सिंगल बॉन्ड है दोनों एटम के बीच में, कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट फैक्टर की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, जैसे जैसे बॉन्ड में मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, नहीं दो एटम्स के बीच में बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी। बहुत सिंपली समझिए, यदि हम मानते हैं कि दो एटम है, ठीक है बेटा, हमने इसमें क्या किया, पहला बॉन्ड फॉर्म किया, पहला रस्सी घेरा लगाया। जैसे हम दूसरा बॉन्ड फॉर्म करेंगे ये दोनों के बीच में आ जाएंगे, तीसरा बॉन्ड फॉर्म करेंगे और नजदीक आ जाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि यदि हम बात करें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी, दो बॉन्ड फॉर्म हुए और करीब आएंगे। जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। हम बात कर रहे थे बॉन्ड लेंथ की, बात क्लियर है बेटा, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है भाई, डबल बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा तो और करीब, ट्रिपल बॉन्ड और करीब। तो जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। बात क्लियर है, तो दोनों फैक्टर आपको समझ में अच्छे से आ गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करेगा। तीसरा फैक्टर है आपका हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा,
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, इसमें क्या बेटा आपको पता है एस ऑर्बिटल्स आर स्मॉलर इन साइज, ये तो आप जान ही रहे हैं कि उस ऑर्बिटल छोटे होते हैं, एंड क्लोज टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्या होता है बेटा करीब भी होते हैं। तो एस कैरेक्टर मतलब परसेंटेज एस का आप बढ़ा रहे हैं, एस कैरेक्टर increases, as कैरेक्टर increases, size of hybrid orbitals decreases, hence bond length decreases। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एस जो एस ऑर्बिटल होते हैं वह साइज में स्मॉल होते हैं और साथ ही वो न्यूक्लियस के पास होते हैं। तो जब हाइब्रिडाइजेशन में आपका एस कैरेक्टर बढ़ेगा यानी एस का परसेंटेज बढ़ेगा तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसका साइज छोटा होता जाएगा, और जब ऑर्बिटल का साइज छोटा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती है। क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ यदि हम बात करें, हम डिस्कस कर रहे हैं CH बॉन्ड लेंथ की, जहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इस कार्बन जो हाइड्रोजन जुड़ा है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp है। तीन हमने CH बॉन्ड ले रखा है, इस वाले जो हमने ले रखा है उसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है, इस वाले में जो आपका है कार्बन का हाइब्रिडेशन कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या sp2 है और इस वाले में sp है। तो ये परसेंटेज s की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा 25%, इस वाले में 33.33% एस कैरेक्टर होगा, इस वाले में 50% होगा। बात क्लियर है। सीधी बात है, यदि हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे क्या बात करेंगे, यदि हम मानते हैं ये वाला बॉन्ड लेंथ आपका A है, इसमें ये B है, इसमें C, हमने इसको बता दिया। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उसको हमने मान लिया A एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पर ये B एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पर ये C एंगस्ट्रॉम है। तो हमने दी बॉन्ड लेंथ ऑर्डर की बात करेंगे तो सीधी बात है कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। इसके मतलब साइज यानी क्या होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का छोटा होता जाएगा, इसके मतलब बॉन्ड लेंथ घटती जाएगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या होगी, A की, देन B की, देन C की। मेरे आपको पूरा बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तीन फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर में क्या बताया आपको, साइज ऑफ एटम, एटम का साइज बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। दूसरा हमने आपको फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम बढ़ेंगे, बॉन्ड की संख्या इंक्रीज होगी तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी क्योंकि दोनों एटम करीब आएंगे। क्लियर है। तीसरा फैक्टर आपको हमने बताया कि हाइब्रिडेशन, यदि एस कैरेक्टर का वैल्यू बढ़ेगा मतलब परसेंटेज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। इतना बेटा आपको बॉन्ड लेंथ में याद कर रखना है, कभी भी आपको बॉन्ड लेंथ में कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं, वो है आपकी बॉन्ड एनर्जी। क्या बेटा, बॉन्ड एनर्जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम रख कर दें। ले लिया बेटा। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हमारा क्या है, बॉन्ड एनर्जी। क्या है, बॉन्ड एनर्जी। चलिए क्या होती है बॉन्ड एनर्जी, बात की जा रही है। पहले इसको समझिए, सीधी सी बात है, इसको पहले समझिए अच्छे से कि जब भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा तो जितनी एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तभी बॉन्ड स्टेबल होगा। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वह बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। ऐसा इसलिए कि जब भी आपको उस बॉन्ड को तोड़ना होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी देंगे तभी तो बॉन्ड ब्रेक होगा। यानी ये समझिए ध्यान से कि जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा बॉन्ड उतना ही स्टेबल होगा। ये तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो पहले हम डिस्कस करें होती क्या है। ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी
required to amount of energy required to break 1 mole of particular type of bond so that atoms are separate in gaseous state। ये ध्यान रखिए, मतलब एक मोल किसी पर्टिकुलर टाइप बॉन्ड को, पर्टिकुलर टाइप इसलिए बोला कि हर टाइप के बॉन्ड के लिए एनर्जी अलग होती है, तो इसलिए पर्टिकुलर बोला है। एक मोल किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, यानी बॉन्ड टूटने के बाद क्या एटम अपने गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन, इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी। तो सीधी बात है, क्या है बेटा? अगला कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? हायर द बॉन्ड एनर्जी, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। यानी सीधी बात है, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। बात क्लियर है? जब भी आपको बॉन्ड तोड़ना होगा आपको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से। क्लियर? बट देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू सेम होती है, सिर्फ साइन अलग होता है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एनर्जी इवॉल्व होगी तो वह निगेटिव साइन होगा, एक्सोथर्मिक फिनोमेना है। और जब बॉन्ड आप तोड़ेंगे यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वैल्यू सेम होगी, एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि इंडोथर्मिक प्रोसेस आप बाहर से एनर्जी दे रहे हैं। वैल्यू दोनों की सेम होगी, बस साइन डिफर करेगा, क्योंकि एक में एनर्जी इवॉल्व होगी बॉन्ड फॉर्मेशन में, और बॉन्ड और डिसोसिएशन में क्या होगी? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसकी आगे बात करें हम, तो बॉन्ड एनर्जी में एक्सप्रेस किसमें करते हैं? इट एक्सप्रेस इन किलो जूल पर मोल। किसमें करते हैं एक्सप्रेस? किलो जूल पर मोल। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए। फिर हम इसमें आगे और बात करते हैं कि आप और कैसे समझेंगे बॉन्ड एनर्जी, या क्या क्या उसमें वेरिएशंस हैं, उसकी बात करते हैं। ये देखिए, आपको हम कुछ और सिखाते हैं इसमें, समझिए थोड़ा। हमने एग्जांपल लिया है इसमें वाटर का, हम इसलिए इसको इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप यदि स्ट्रेट बनाएंगे तो आपको लगेगा सर आपने बताया था कि वाटर का मॉलिक्यूल आपका वी या बेंड शेप होता है, इसलिए हमने इसको ऐसा बना दिया है जस्ट समझने के लिए। बेटा देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान समझिए कि वाटर में यदि हम बात करें तो OH बॉन्ड जो है उनकी संख्या क्या है? 2 है। एक OH बॉन्ड ये, एक OH बॉन्ड ये। तो जब भी हम ब्रेक करेंगे, मान लिया हमने इसको ब्रेक करने में, ध्यान सुनेगा, हमको 1 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है, और इस वाले को ब्रेक करने में हमको 20 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है। और ध्यान समझिए बेटा, वाटर में 2 OH बॉन्ड है पर्टिकुलर टाइप के, भाई ये OH बॉन्ड है, ये भी OH बॉन्ड है। पहले हम भाई सीधी बात इसको तोड़ेंगे, यदि मान लिया हमने इसको ब्रेक करने में हमको 1 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी, और दूसरा वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 20 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि A का वैल्यू कभी भी B के बराबर नहीं होगा। A का वैल्यू B के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वो बॉन्ड कंडीशन बदल जाएगी। जब आप पहला बॉन्ड तोड़ेंगे तो उसके बाद जो दूसरा OH बॉन्ड तोड़ना होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसीलिए कभी भी A और B का वैल्यू सेम नहीं होगा। तब मुद्दा यह है कि सर फिर बॉन्ड एनर्जी क्या होगी OH बॉन्ड की? तो ये ध्यान रखिए, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड की बात की जाएगी तो वैल्यू होगी A प्लस B, क्योंकि 2 बॉन्ड है बेटा OH, एक में 1 किलो जूल एनर्जी खर्च हो रही है, एक में B बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी यदि हम बात करें इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या है? इज एन एवरेज वैल्यू। क्या होती है बेटा? एवरेज वैल्यू होती है। क्या होती है? एवरेज वैल्यू होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन अक्सर दिया जाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका H2O पे कई क्वेश्चन आ चुके हैं,
दोनों की बॉन्ड एनर्जी अलग दे रखी है और आपसे पूछ लिया OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बताइए। ऑप्शन आपको ए भी दिया रहेगा जो भी वैल्यू होगी, बी ऑप्शन भी दिया रहेगा, कुछ और ऑप्शन देंगे और एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जिसमें दोनों को जोड़कर बाई 2 कर देंगे। वो आंसर आपका सही है। ठीक है, इसी तरह आपको हम बात करें, एक आपको और एग्जांपल दे रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेथेन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मेथेन की। बहुत ध्यान समझिए, दो एग्जांपल आपको बता देंगे, आपको एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा। भाई मेथेन में CH बॉन्ड की संख्या कितनी है? 4। भाई एक बॉन्ड ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 CH बॉन्ड है। लेकिन चारों CH बॉन्ड की यदि हम इंडिविजुअल बॉन्ड एनर्जी बात करेंगे तो इसकी, इस वाले की, इस वाले की, इस वाले की, इस वाले की अलग अलग होगी। क्या होगी बेटा? अलग अलग होगी। यदि हम मानते हैं इसकी, इस वाले की Q मानते हैं, इस वाले की R हमने मान ली, इस वाले की S किलो जूल मान ली, इस वाले की T किलो जूल मान ली, समझने के लिए। इस वाले बॉन्ड की Q किलो जूल है, इस वाले की R किलो जूल है, इस वाले की S किलो जूल है, इस वाले की T किलो जूल है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आप बताइए बॉन्ड एनर्जी ऑफ, और ध्यान सुनिए बेटा, CH बॉन्ड इन मेथेन, आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जाए, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड इन मेथेन, तो आपको करना क्या है? यदि इन चारों की बॉन्ड एनर्जी अलग दे रखी है तो आपको कुछ नहीं करना है, चारों का सम करना है, यानी Q प्लस R प्लस S प्लस T डिवाइड बाई 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपको इस चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन इस पर अक्सर आता है और बच्चे थोड़ी सी चूक करते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपसे चूक हुई नहीं, एक क्वेश्चन आपका नुकसान हो गया। इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक, जिसका आपको बाद में बहुत पछतावा होता है। सिलेक्शन हो गया तब भी एक टिस्ता है और सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत पछतावा होता है। इसलिए ध्यान रखिए, जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो आपको ज्यादा ध्यान रखनी है। सॉरी, बात क्लियर है? मुझे आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं वो फैक्टर्स जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने उतार लिया इसको, आपने इसका कॉपी कर लिया है तो हम इसको रख कर रहे हैं, हटा रहे हैं। चलिए अब आगे हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। वो क्या फैक्टर हैं जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करेंगे। तो पहले सबसे बेसिक चीज समझिए, वो सारे फैक्टर जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं बॉन्ड एनर्जी को भी अफेक्ट करते हैं। क्यों? ये बात समझने एकदम क्लियर बेटा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड तोड़ना आसान होगा, यानी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ये तो एकदम क्लियर कर बात है। यदि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। यानी यदि हम बात करें, सबसे पहले समझिए वो क्या है, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ओके, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। एक बात हो गई। दूसरा समझिए, हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में बात की है। बॉन्ड ऑर्डर ने आपको क्या बताया था? इट इज नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम। इट इज नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम। सीधी बात है, दो एटम में जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, यानी जितने ज्यादा बॉन्ड फॉर्म होंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, तो बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी हम बात करें तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड। ओके, बात क्लियर है कि बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स की। तो जो पहला फैक्टर है इसको अपने अभी कॉपी कर लिया है, इसको हम डाल देते हैं। तो पहला फैक्टर बेटा है क्या है? वो है आपका साइज ऑफ एटम्स। साइज ऑफ एटम्स, उसमें क्या बेटा? एज साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेस, तो क्या होगा बेटा? साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेंगे तो बेटा क्या होगा? बॉन्ड लेंथ
increases and bond energy decreases। सीधी बात है, जैसे जैसे आप साइज बढ़ाएंगे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो यानी हम यदि बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो HF की सबसे ज़्यादा, HCl की उससे कम, HBr की उससे कम और HI की उससे कम। बात क्लियर है। HF बेटा एक और फैक्टर काम करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ हम सिर्फ बॉन्ड लेंथ कॉन्सेप्ट ले रहे हैं या साइज ऑफ एटम की बात कर रहे हैं। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, इसलिए बॉन्ड लेंथ यहाँ पर कम होगी, तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पर फ्लोरीन साइज से बड़ा तो बॉन्ड एनर्जी उससे कम, और बड़ा एनर्जी और कम, सबसे बड़ा एनर्जी सबसे कम। बात क्लियर है। पता चीज आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगले फैक्टर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या है बेटा आपका, फैक्टर 2 आपका हुआ, वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। क्या बेटा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, यानी दो एटम के बीच में यदि हम बॉन्ड की संख्या बढ़ा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो क्या है बेटा, as multiplicity of bond increases, bond energy also increases, because क्यों, atoms are come closer and more number of bond to। क्या कह रहा है बेटा कि यदि हम मल्टीप्लिसिटी बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि अब आपका एटम्स पहले से और करीब आ गया। भाई बॉन्ड, आप नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ाएंगे, पहला सिंगल बॉन्ड मानिए, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या हो गया, एटम्स और करीब आ गया। साथ ही आपको बॉन्ड क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा ब्रेक करने हैं। भाई सिंगल बॉन्ड एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड ब्रेक करना है, ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड ब्रेक करना है। तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। यानी हम यदि बात करें तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की उससे कम, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम। क्लियर है। ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड लेंथ कम है। डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड लेंथ उससे थोड़ा ज्यादा। सिंगल बॉन्ड में एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है और डिस्टेंस ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी लेकिन बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी लेकिन बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ओके, क्लियर बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या बेटा फैक्टर अगला, नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी कितने लोन पेयर प्रेजेंट है बॉन्डेड एटम में, उससे बॉन्ड एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, इसकी बात करने हम जा रहे हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर लिखिए, तीसरा फैक्टर आपका है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। क्या बेटा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, पहले लिखिए, एज नंबर ऑफ lone pair electron on bonded atoms increases, bond energy decreases। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे बॉन्डेड एटम पे, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करे। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज रिपल्सन बिटवीन एटम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखिए। बॉन्ड एनर्जी घटेगी, क्यों घटेगी, क्योंकि रिपल्सन बिटवीन एटम बढ़ेगा। चलिए देखते हैं हम इसको एग्जांपल से। हम बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की। दूसरा हमने एग्जांपल लिया नाइट्रोजन है, तीसरा एग्जांपल हमने लिया ऑक्सीजन का, और अगला एग्जांपल लिया हमने फ्लोरीन का। बहुत ध्यान समझिए। यदि हम वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी यहाँ से पूरी होगी, सिंगल बॉन्ड बनाया है,
इसकी यहाँ से पूरी होगी, बट नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन 1 बॉन्ड और फॉर्म करेगा, फ्लोरीन में तो सिंगल बॉन्ड बनता ही है। इसमें देखिए कार्बन में एक भी लोन पेयर नहीं, कार्बन का एटम जो बना है इसमें ना इस कार्बन पे लोन पेयर है ना इस कार्बन पे लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ इस नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर है। हम बात करें नंबर ऑफ लोन पेयर की, तो यहाँ पर क्या है 0 लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें इस वाले में एक, इसके पास एक ही लोन पेयर हुआ। इस वाले में बेटा क्या आपको पता है, ऑक्सीजन की जो बॉन्ड फॉर्म 2 बॉन्ड फॉर्म करता है और इसके साथ ही उसके बाद 2 लोन पेयर रहता है, 2 लोन पेयर है। यहाँ पर लोन पेयर की संख्या 2 हो गई। फ्लोरीन में बेटा कितने वैलेंस शेल में समय इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो उसने शेयरिंग में लगा दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन हर फ्लोरीन के बाद बचेगा, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 पेयर, तो 3 लोन पेयर इसके पास 3 इसके पास। तो सीधी बात है यहाँ पर इन दोनों में रिपल्सन 0 है, मतलब कम है क्योंकि लोन पेयर नहीं है, इसमें रिपल्सन बढ़ेगा। यहाँ लोन पेयर रिपल्सन बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड कमजोर होगा। यहाँ पर 3 लोन पेयर रिपल्सन और ज्यादा होगा तो बॉन्ड और कमजोर होगा। यानी यदि हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, इसका हम यदि ए लें, इस वाले का बॉन्ड एनर्जी बी, इसका सी, इसको डी यदि हम कंसीडर करते हैं तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी की बात की जाएगी। ए की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, बी की उससे कम, सी की उससे कम और डी की सबसे कम। ओके, बात क्लियर है। रीजन क्या है बेटा कि लोन पेयर की संख्या बढ़ रही है, इसीलिए रिपल्शन बढ़ रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है। इसी के साथ ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। आज हमने 3 चीज़ आपसे डिस्कस की, रेजोनेंस, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। इस वीडियो को मेरे आप कई बार देखिए, ज़्यादा इसको शेयर और लाइक करिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।